गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने हेलिकल कंपैरिजन और एक्सटेंशन स्प्रिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे एक नया मेथड देखेंगे। उसका बेस हम बनाएंगे पिछले मेथड को। हमने देखा था कि हम बेसिकली 7 चीजें उसमें से निकालते हैं, दैट इज वायर डायमीटर, मीन कॉइल डायमीटर, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, देन पिच ऑफ द कॉइल एंड स्टिफनेस, इस तरीके से, और फ्री लेंथ। तो हमने जो चीज देखी थी निकालने के लिए, उस सबसे पहला बेसिक स्टेप ही हमारा रहता है वायर डायमीटर निकालना। और वायर डायमीटर के लिए हम 2 बेसिक इक्वेशंस का यूज करते हैं। दैट इज, सबसे पहला इक्वेशन रहता है टाउ इक्वल्स टू के टाइम्स 8pc अपॉन पाई डी स्क्वायर, और जिसमें हमको ये लोड P गिवन रहता है, C भी हमको गिवन रहता नहीं रहता, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, है ना। C की बेसिस पे ही आपका K की वैल्यू निकल जाती है, और ये टाउ की जगह हम यूज करते हैं जो आपको एलॉयबल स्ट्रेस दिया रहता है, टाउ A इक्वल्स टू, ये रहता है या तो आपका 0.3 या तो फिर रहता है 0.5 टाइम्स SUT। तो यहाँ पर ये हमको इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको अगर SUT की वैल्यू गिवन है स्प्रिंग मटेरियल की, तो आप ये रखते हैं, इसमें एलॉयबल स्ट्रेस मिल जाता है। एलॉयबल स्ट्रेस को यहाँ पर आप कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं, और उसके बाद आप अपना वायर डायमीटर इजिली निकाल सकते हैं। अब आने वाले केस में आपको ऐसा दिखेगा, है ना, जिसको हमने नाम दिया ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें आपको जो स्प्रिंग है उसका SUT का वैल्यू गिवन नहीं दिया रहेगा, उसके बदले में आपको स्प्रिंग का मटेरियल गिवन रहेगा, बस उसका SUT का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा बोला नहीं जाता है कि आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको सॉल्व करना रहेगा। आपको जब क्वेश्चन आप रीड करेंगे तभी आपको देखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में SUT की वैल्यू दिख रही है, तो इसका मतलब आपको अपने वही बेसिक मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था उसी को यूज करते हुए उसको सॉल्व करना है। और कहीं आपको SUT की वैल्यू नहीं दिख रही है और आपको उसकी जगह दिख रहा है कि आपका स्प्रिंग का जो वायर है वो किस मटेरियल से बना है, तो आपको वहीं पर समझ जाना है कि आपको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करके ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसका जो पहला बेसिक स्टेप है वायर डायमीटर, उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद के जो स्टेप्स हैं, स्टेप 2 से जो मीन कॉइल डायमीटर और बाकी चीजें निकलती हैं, वो सब एग्जैक्टली सेम रहेंगी। सिर्फ वायर डायमीटर निकालने का जो तरीका है यहाँ पर इस बार थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि आपको SUT की वैल्यू गिवन नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं कि हमको अगर SUT गिवन नहीं है और वायर का मटेरियल गिवन है ना, तो हम उसको कैसे हम इसको निकालेंगे वायर डायमीटर। तो सबसे पहले आप मटेरियल की बात करते हैं, तो आपको दिख जाएगा, आप चैप्टर 10 खोलेंगे तो आपको चैप्टर 10.1 ही दिखेगा डाटा बुक में। तो वहां पर आपको दिख रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील स्प्रिंग वायर्स लिखा हुआ है ना, जिसमें पहला टेबल बना टेबल 10.1 उसका नाम लिखा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पेटेंटेड एंड कोल्ड रॉन्ग स्टील वायर्स अनएलॉयड करके ऐसा दिखा हुआ है। तो ये पहला टेबल बना हुआ है। जो बेसिकली आपके जो स्प्रिंग बनते हैं वो बेसिकली आपके 6 ग्रेड से बनते हैं, जिसमें आपका रहता है पहला आपका ग्रेड 1, फिर आता है ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड SW और ग्रेड VW। जो जितने भी बेसिक इंडस्ट्रियल स्प्रिंग्स होते हैं वो इन्हीं में से किसी एक ग्रेड से बनते हैं। और जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ते जा रही है, आपका जो स्प्रिंग का मटेरियल है उसका जो ग्रेड है वो बेहतर होते जाता है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपकी जो लास्ट के 2 आपको ग्रेड दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छे ग्रेड के स्प्रिंग्स हैं, है ना। और इसको अगर इसमें भी अगर देखेंगे तो कहीं पर इंजिन में जो वॉल्व यूज होते हैं, है ना, तो उसको जो उसमें स्प्रिंग्स लगते हैं उनको वॉल्व स्प्रिंग अपन बोलते हैं। वहां के लिए ग्रेड VW यूज होता है, और जो जनरल इंडस्ट्रियल स्प्रिंग से अच्छे ग्रेड के वहां ये SW यूज होता है। तो इसको वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये आपके एकदम नॉमिनल ग्रेड के स्प्रिंग है ग्रेड 1 से, लेकिन जो बेटर ग्रेड मिलता है वो आपको SW और VW ही मिलता है। मतलब ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि हमको अभी ऐसा मेथड सॉल्व करना है जिसमें SUT गिवन नहीं है पर मटेरियल आपको गिवन रहेगा, और वो मटेरियल इन्हीं 6 में से कोई एक मटेरियल होगा। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, SW या VW, इसी में से कोई एक आपको ग्रेड मिलने वाला है। और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले जो आगे आपको दिखेंगे जिसमें आपको ये ग्रेड भी नहीं दिया हुआ है, तब आपको सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि इन 6 में से कोई एक ग्रेड चुनना, क्योंकि हम SUT नहीं कभी भी आप एज्यूम कर सकते हैं, आप सिर्फ मटेरियल एज्यूम करते हैं। हमने बहुत सारे
पहले भी टॉपिक्स में हमने पढ़ा है कि कहीं पर आपको जो परमिसिबल स्ट्रेसेस चाहिए रहता है उसके लिए हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा काम रहेगा कि अगर क्वेश्चन में मटेरियल गिवन है तब तो उसी के बेसिस पे हम एसयूटी सेलेक्ट करेंगे, और अगर मटेरियल भी गिवन नहीं है और एसयूटी भी गिवन नहीं है तो सबसे पहला काम ही हमारा रहेगा कि हम इन 6 ग्रेड्स में से कोई अच्छा मटेरियल चुने। तो अगर आपके पास चुनने के लिए आएगा तब भी आप आगे के लिए भी ध्यान रखेंगे कि आप हमेशा कोई, अगर आपको इंडस्ट्रियल स्प्रिंग दिखता है उसके बेसिस पे आप देखेंगे, है ना, कि कहीं वो किसी मशीन में फिट हो रहा है ना, कोई मैकेनिज्म में अगर फिट हो रहा है तो आप ये SW ग्रेड चुन लेंगे। और कहीं जैसे डीजल इंजन के या पेट्रोल इंजन के इस टाइप के वॉल्व्स की बात होगी, वहां पर कहीं लग रहा है तो आप ये VW ग्रेड यूज करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 1 2 3 4 ग्रेड में से आप कोई ग्रेड ना चुने। या तो आप SW रखेंगे या तो आप VW रखेंगे, ये 2 ग्रेड में से, कि दोनों बहुत अच्छे ग्रेड होते हैं, आपका डिजाइन भी बेटर निकल के आएगा। इसलिए अगर आपको ही चुनना रहे ग्रेड का मटेरियल तो आप हमेशा SW या VW में से ही चुनेंगे, है ना, और उसके बेसिस पे फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको सॉल्व करके आप वायर डायमीटर निकाल सकेंगे। तो ये बेसिकली आपको 6 ग्रेड है। अब उस टेबल में आपको शुरू के 4 ग्रेड दिख रहा होगा। जो सबसे पहला कॉलम है वो वायर डायमीटर का है। आपको दिखेगा कि बहुत सारे डायमीटर्स दिए हुए हैं, जो 0.1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0.1 मिलीमीटर से लेकर और 15 मिलीमीटर तक जा रहा है। ये टेबल कंटिन्यूड है 2-3 पेज में। तो जो पहला कॉलम है वो वायर डायमीटर का ही है ना, कि जो स्टैंडर्ड डायमीटर्स बनते हैं, है ना, वो 0.1 mm से लेकर 15 mm तक जा रहा है। और उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है। मैंने आपको बताया था कि डाटा बुक में टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब स्टैंड्स फॉर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, एसयूटी की वैल्यू बताता है इन मेगा पास्कल और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के लिए आपको ये दिखेगा एसयूटी की वैल्यू जो हमको चाहिए रहेगी, है ना। अगर आप पेज को पलटाएंगे, आप आ जाएंगे पेज 10.3 में, है ना, तो आपको दिखेगा फिर से एक टेबल, जो टेबल 10.2 है। यहां पर फिर से पहला कॉलम आपको वायर डायमीटर का दिखेगा, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको देखेंगे तो ये बचे हुए जो 2 ग्रेड हैं SW और VW, ये आपको दिखेंगे इस ग्रेड के, जिनकी SUT की वैल्यू डिफाइंड है। और यहां पर भी जो डायमीटर स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 से स्टार्ट होकर 14 तक जा रहे हैं, 14 mm तक। तो इस टाइप से आपको ये जो मटेरियल्स है, ये इन्हीं 6 मटेरियल्स में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इनकी SUT की वैल्यू और स्टैंडर्ड डायमीटर्स की वैल्यू आपको यहां पर दी हुई है। तो सारे मटेरियल में स्टैंडर्ड डायमीटर्स और स्टैंडर्ड आपको SUT की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी, बस इसी में से आपको चुनना रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको ग्रेड दिया है तो उसके हिसाब से हम लेंगे, और अगर नहीं दिया है तो इन्हीं 2 ग्रेड में से, दैट इज SW और VW में से ही आपको कोई एक ग्रेड चुनना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल स्प्रिंग रहेगा तो SW लेंगे, किसी इंजन के वॉल्व के स्प्रिंग की बात आएगी तो हम VW सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही आप ले लेते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि कोई आपको इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रेड 3। अब इसको हम सॉल्व करने का प्रोसीजर देखते हैं। कि पहले तो हम देख लेते हैं कि मान लीजिए हमको क्वेश्चन में ग्रेड 3 का एक स्प्रिंग वायर दिया हुआ है, उसका मटेरियल। अब हमारे पास ये 2 बेसिक इक्वेशन है। ये है आपका स्ट्रेस का इक्वेशन, ये है परमिसिबल स्ट्रेस का इक्वेशन। हमको सबसे पहले ये 2 इक्वेशन आपको बनाने पड़ेंगे, है ना। तो ये 2 इक्वेशन बनाने के लिए आपको इसमें से देखना पड़ेगा क्या क्या वैल्यू पता रहेगी। तो आपको दिखेगा यहां पर आपको C पता रहेगा, P पता रहेगा, है ना, और K पता रहेगा। तो ये 3 चीजें यहां पर पता रहेंगी आपको, है ना। 2 अननोन रहेगा, टाउ और डी स्क्वायर। मतलब अगर आप जब इन लोड की वैल्यू को, C की वैल्यू को और K की वैल्यू को रखेंगे, है ना, जो आपको क्वेश्चन में मिला रहेगा, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा K8PC/π आप करेंगे तो आपको ये जो वैल्यू है कुछ एक नंबर आएगा ऊपर में, है ना। उसके बाद नीचे में रहेगा आपका डी स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 1। कुछ इस टर्म्स में आपको जमा के रखना है अभी सबसे पहले, क्योंकि ये जो होता है स्ट्रेस, ये होता है कि आपके स्प्रिंग में कितना स्ट्रेस आ रहा है, इसलिए इसको हमेशा बोलते हैं हम इंड्यूस्ड स्ट्रेस। ठीक है, मतलब ये स्ट्रेस जो आपके स्प्रिंग वायर में डेवलप होने वाला है, ये आएगा इंड्यूस्ड स्ट्रेस। सबसे पहला इक्वेशन 1 आप इसी को बनाएंगे, है ना, ध्यान रखेंगे, जिसमें टाउ इक्वल्स टू ये आपको C मिला रहेगा, लोड मिला रहेगा, C के बेसिस पे आप K निकाल लेंगे, और अपॉन पाई इन ये जितने भी है 5 को आप सॉल्व करेंगे, वहां पर एक नंबर आएगा और नीचे में आपका सिर्फ डी स्क्वायर रहेगा, क्योंकि डी अभी हमको निकालना हमको पता नहीं है ना। उसके बाद दूसरा ये है आपका एलोएबल स्ट्रेस, जो होता है 0.3 या 0.5 SUT। इसका मतलब आप देखेंगे कि ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 2,
और इसमें से भी 0.3 और 0.5 रहता है, लेकिन हम कौन सा लेते हैं ये डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन में दिया है 0.3 या 0.5 तो उसी हिसाब से लेते हैं, और अगर क्वेश्चन में अलाउएबल स्ट्रेस का कोई जिक्र नहीं है तो मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स हमेशा आपको 0.5 टाइम्स एसयूटी ही लेके चलना है। तो इस तरीके से आपके ये दो इक्वेशंस बन जाएंगे, एक इंड्यूस्ड स्ट्रेस का और एक अलाउएबल स्ट्रेस का। ये दोनों इक्वेशंस को आपको अच्छे से बॉक्स में डाल के कहीं इसको सेफ दिखाना है, ऐसा करके ये रखा हुआ है ना, और इन्हीं इक्वेशंस में वैल्यूज को आपको पुट करना है। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो इंड्यूस्ड स्ट्रेस में एक ही अननोन है जो वायर डायमीटर है, और अलाउएबल स्ट्रेस में एक ही अननोन है जो एसयूटी है। तो अब हम जाएंगे अपने ट्रायल 1 पे। ट्रायल 1 के लिए हमको जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन में एक एग्जांपल लिया कि ग्रेड 3 दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ग्रेड 3 आपको मिलेगा टेबल 10.1 में, और पेज नंबर 10.1 में यहां दिखेगा ग्रेड, है ना। अब आपको बारी बारी पहले ट्रायल में एक डायमीटर चुनना है और ग्रेड 3 में उससे रिलेटेड उसकी एसयूटी की वैल्यू देखनी है। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे डायमीटर्स दिए हैं, 0.1 से लेकर जो 15 तक जा रहा है। आपको स्टार्टिंग पहले ट्रायल में एक अपना स्टैंडर्ड डायमीटर को एज्यूम करना है, और जैसे आप एक डायमीटर रखेंगे तो उसके बेसिस पे उसी पे ग्रेड 3 वाले कॉलम में उसके अकॉर्डिंग उसका एसयूटी का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। तो इसको देखते हुए आपको सॉल्व करना है, लेकिन वही एक दिक्कत है कि बहुत सारे डायमीटर से उसमें हम किसको चुनना है। तो अब आपको यहां पर एक चीज नोट करना पड़ेगा, कहीं पर आप नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसमें बहुत लिमिटेड डायमीटर्स दिए हुए हैं, लेकिन यहां पर आपके डाटा बुक में इन डायमीटर्स को बहुत ज्यादा एक्सपांड किया हुआ है, वहां पर बहुत लिमिटेड डायमीटर्स हैं, है ना। तो उसी बेसिस पे आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड डायमीटर्स के बीच में ही आपको हमेशा देखते चलना है, तो आपके जो कैलकुलेशन वाले पार्ट है बहुत ईजी हो जाएंगे। जैसा हम स्टार्ट करेंगे 2.5 से, 3.0 से, 2.0 से भी स्टार्ट करेंगे हम, 2, 2.5, 3.0, इसके बाद 3.5 तो नहीं है पर 3.6 मिलेगा आपको, 3.6 के बाद मिलेगा आपको 4.0, इसके बाद मिलेगा 4.5, इसके बाद मिलेगा 5.0, इसके बाद फिर 6.0, 7.0, 8.0। ये स्टैंडर्ड डायमीटर्स आपको ध्यान रखना है जिनके बीच में आपको अपने ट्रायल्स चलाने पड़ेंगे, है ना। तो दिख रहा है आपको 2.0, 2.5, 3, 3.6, ये एक और वैल्यू दिख रही है इसलिए क्योंकि 3.5 का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए 3 के बाद मैंने इसका बीच का वैल्यू 3 और 4 के बीच में 3.5 नहीं दिया है, स्टैंडर्ड नहीं है, तो 3.6 ले लिया है। उसके बाद 4, 4.5, 5, 6, 7, 8। आप इन्हीं डायमीटर्स में से कोई एक डायमीटर लेके ट्रायल स्टार्ट करेंगे, है ना, और जिसका सबसे अच्छा प्रोसीजर है कि आप ये 3 mm को लेके आप हमेशा स्टार्ट करिए, कि पहला आपका हमेशा ट्रायल होना चाहिए किसी भी मटेरियल के लिए, चाहे कोई भी मटेरियल दिया रहे, आपका पहला ट्रायल हमेशा रहेगा लेट d इक्वल्स टू 3 mm। आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो इसी डायमीटर के आसपास कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कराएंगे या वेरी कर देंगे, वेरी करने के बाद भी कहीं ना कहीं इसका जो आंसर है इन्हीं के आसपास आएगा, इसलिए ऐसा ये 3 mm लिया जा रहा है। नहीं तो आप कोई भी डायमीटर्स ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि डिजाइन एक इटरेशन प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे आपको डायमीटर्स लेने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा एग्जाम में, इसलिए हम कोई एक स्टैंडर्ड डायमीटर लेकर शुरुआत करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे दिख रहा है कि d इक्वल्स टू जो 3 mm है ये बेस्ट फिट होगा आपका सबसे पहले ट्रायल 1 के लिए। अब जैसी d आपको 3 mm मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेड 3 जो आपको मिला हुआ है, ग्रेड 3 पे एसयूटी देख लेंगे। जैसा अभी अगर मैं देखूं तो ये मेरे को पेज 10.2 में आपको मिलेगा, ग्रेड 3 के लिए मेरे को दिख रहा है ये 1830 दिख रहा है इसकी वैल्यू, तो ये मिल जाएगा 1830 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना है कि जैसे आपने ट्रायल 1 रखा तो आपके पास डायमीटर भी है और आपके पास एसयूटी भी है, आपके पास दोनों चीजें मिल गई है पहले ट्रायल के लिए। तो आपको यहां दिख रहा है आपने 2 इक्वेशन बनाया था, एक जिसमें डी था और एक जिसमें एसयूटी था। अब आपको इन्हीं इक्वेशंस में इसको पुट करना है, मतलब सबसे पहला होगा पुटिंग डायमीटर डी इन इक्वेशन 1। आप सबसे पहले ये d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालेंगे। आपके पास पहले से यहां एक नंबर रहेगा, उसके नीचे 3 स्क्वायर मतलब 9 डिवाइड करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, लेकिन वो वैल्यू होगी इंड्यूस्ड स्ट्रेस की, ध्यान रखेंगे,
ठीक है। वैसे ही आप SUT की वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालेंगे, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पुटिंग SUT इन इक्वेशन 2, तो यहां पर आपको मिलेगा अलाउएबल स्ट्रेस की वैल्यू। अब अभी हमारे पास C नहीं है और P नहीं है, एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लेते हैं आपने टाउ की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है ना, ये आ रही है आपकी 900 मान लेते हैं, और अलाउएबल स्ट्रेस अगर आप कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो ये आपकी आ रही मान लेते हैं 700। एक जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं आपका इंड्यूस स्ट्रेस और अलाउएबल स्ट्रेस के बीच में ये आ रहा है, ये आपके नंबर्स आ रहे हैं। अब आपको यहां पर चेक करना है कि इंड्यूस स्ट्रेस मतलब जो स्प्रिंग पे जो स्ट्रेस आ रहा है वो 900 है, लेकिन हम अलाउ कितना कर रहे हैं, सिर्फ 700। इसका मतलब जो उस पर लगने वाला स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है, अलाउएबल से ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो ये डिजाइन सेफ नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिखना पड़ेगा कि सिंस टाउ इज ग्रेटर देन टाउ ए, है ना, डिजाइन इज नॉट सेफ। और अगर आपने बता दिया कि डिजाइन सेफ नहीं है, तो हमको फिर से, हम जानते हैं कि डिजाइन को सेफ करना है, डायमेंशंस बढ़ाते जाएंगे, मटेरियल का डायमेंशन जैसे बढ़ते जाएगा उसके स्ट्रेस की वैल्यू भी कम होती जाएगी, तो इस टाइप से आपको, है ना, बेटर डिजाइन मिल जाएगा। तो बस आपको यही करना है कि अब आप जाएंगे ट्रायल 2 में, जिसमें फिर नेक्स्ट D से नेक्स्ट हायर वैल्यू आपको इस मैंने जो बताया था 3 के बाद 3.6 है, ये आपको 3.6 मिलेगा। इसका करस्पॉन्डिंग SUT फिर से आपको दिख जाएगा वहां पर, जैसे यहां पर 3.6 पे ये दे रहा है 1750, और फिर से आपको ये D को इक्वेशन 1 में डालना है और फिर से टाउ निकालना है ना, और D को आपको ये SUT को इक्वेशन 2 में डालना है और फिर से टाउ ए निकालना है ना। अब अगर मान लेते हैं फिर से आ रहा है कि ये कुछ आया, ये 800 आ रहा है ना, और ये आ रहा है आपका ये 720 कुछ आ रहा है, तो अभी भी आपको फिर से दिख रहा है ना, कि आपका टाउ ग्रेटर देन टाउ ए है ना, इंड्यूस स्ट्रेस अलाउएबल स्ट्रेस से है ज्यादा। तो फिर से नेक्स्ट ट्रायल में जाएंगे, D इक्वल्स टू 4 mm लेंगे, दैट इज ट्रायल 3 बन जाएगा ये, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग आपको SUT मिलेगा। अब मान लेते हैं कि आपका जो टाउ आया है ना, ये आ रहा है कुछ, ये हो गया 720, है ना, ये इसको बोल देते हैं 700 आ गया, और ये टाउ ए आ गया आपका 800, ऐसा कुछ आ गया। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 3 mm पे आपका इंड्यूस स्ट्रेस ज्यादा था, 3.6 में भी इंड्यूस स्ट्रेस ज्यादा था, लेकिन जैसे ही आपने 4 लिया, यहां पर आपका इंड्यूस स्ट्रेस अलाउएबल से कम हो गया है। अलाउ कर रहे हैं आप 800 और इंड्यूस स्ट्रेस आ रहा है 700। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अवर डिजाइन इज सेफ, और यहां पर हमारा जो फाइनल डायमीटर बन जाएगा वो हो जाएगा 4 mm। तो इस तरीके से आपको एग्जैक्ट डायमीटर मिल जाएगा, जिसको आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में से आप ऐसा डायमीटर निकालेंगे। तो ये है आपका ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर। कोई भी एक डायमीटर लेके और उसके करस्पॉन्डिंग SUT लेके हम इक्वेशंस में पुट करते जाएंगे, और ये ध्यान रखना है कि उस पे इंड्यूस स्ट्रेस जो है हमेशा अलाउएबल से कम होना चाहिए। अगर पहले ट्रायल में ये ज्यादा दिखता है तो हम नेक्स्ट ट्रायल में जाएंगे, डायमीटर को बढ़ाएंगे, है ना, उसके बाद फिर चेक करेंगे। अगर अभी भी नहीं आपका डिजाइन टाउ आपका लेस देन टाउ ए होता है, तो फिर से हम डायमीटर बढ़ाएंगे, और ऐसा आपको ट्रायल तब तक चलाना है जब तक आपका ये इंड्यूस स्ट्रेस अलाउएबल स्ट्रेस से कम नहीं दिखाएगा। जैसा मेरे को दिख रहा है कि अभी थर्ड मेरे ट्रायल में ये आपका कम हो गया है, तो इसका मतलब मैं वहां पर ट्रायल स्टॉप कर दूंगा और मेरा फाइनल डायमीटर बन जाएगा 4 mm। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है कि अगर आपका पहले ट्रायल में ये रिवर्स आ गया, मतलब आपने जो भी कैलकुलेशंस किए, जो भी आपने लिया ऐसा करके, अब मान लेते हैं ये पहले बार में आपका ये आ गया कि पहले बार में ही आपका इंड्यूस स्ट्रेस अलाउएबल स्ट्रेस से कम हो गया, तो इसका मतलब ये तो साफ है कि ये 3 आपको सेफ दिख रहा है ना। तो इसलिए ऐसे केस में आपको अब डायमीटर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का एक फॉरवर्ड होता है तो एक बैकवर्ड भी होता है। अब यहां पर अगर 3 में ही सेफ दिखा रहा है, तो 3 से नेक्स्ट पीछे वाले देखेंगे, हम उसको भी चेक करेंगे। हो सकता है 2.5 में भी अगर सेफ दिखाएगा तो हम जबरदस्ती अपना डायमीटर को बढ़ा के, डायमेंशन को बढ़ा के मटेरियल कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे। तो
तो इसी कारण अब यहां पर आप नेक्स्ट ट्रायल में इसको कम करेंगे, 2.5 लेंगे और फिर से चेक करेंगे। मान लेते हैं 2.5 लेने से ये आपका आ रहा है 720, है ना, और ये आ रहा है आपका 850। तो ये अभी भी दिख रहा है आपको कि अभी भी इंड्यूस्ड स्ट्रेस एलॉयबल स्ट्रेस से कम है। तो फिर से आप लेंगे इसको और कम करेंगे 2.0 में, है ना। अब आपको अगर दिख रहा है कि ये 700 है ना, और ये 700 है और ये 650 आ रहा है ऐसा। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि पहली बार में आ गया है डिजाइन सेफ। यहां पर अब मैं लिखूंगा डिजाइन इज सेफ, है ना। तो ये लिखूंगा टाउ इज लेस देन टाउ ए, डिजाइन इज सेफ, ऐसा लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम जाएंगे डायमीटर को डिक्रीज करेंगे 2.5, तो एसयूटी आएगा 1750 जो भी है आएगा, है ना। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये फिर से दिख रहा है कि टाउ इज लेस देन टाउ ए, है ना, तो फिर से डिजाइन सेफ है। तो आपने फिर से D2 लिया। अब ये दिख रहा है कि अब ये आपका जो हो गया है ये टाउ ग्रेटर देन टाउ ए, मतलब अब आ गया डिजाइन नॉट सेफ। जैसे ही आपने 2 mm लिया, डिजाइन आपका अनसेफ हो गया क्योंकि इंड्यूस्ड स्ट्रेस एलॉयबल से बढ़ गया है। तो अब आपका डायमीटर क्या होना चाहिए था? सिंपल सा आपको दिख रहा है कि 3 पे आपका सेफ था, 2.5 में भी सेफ था और 2 में आने के बाद आपका अनसेफ हो गया। तो आपको हमेशा सेफ डायमीटर लेके चलना है और अनसेफ के ठीक पहले वाला डायमीटर जो सेफ था D = 2.5 mm, ये बनेगा इसका आंसर। तो इस तरीके से जो अनसेफ का ठीक पहले वाला डायमीटर जो सेफ दिखाया था वही डायमीटर आपका आंसर बनेगा वायर डायमीटर का। इसका मतलब अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपको ये ट्रायल्स तब तक चलाना है अगर पहले ट्रायल में आपका इंड्यूस्ड स्ट्रेस एलॉयबल से ज्यादा हो जाता है, मतलब डिजाइन सेफ नहीं रहता है, डिजाइन इज नॉट सेफ लिखते हैं हम, इसमें टाउ ग्रेटर देन टाउ होता है। तो आपको ये ट्रायल्स को तब तक चलाना है डायमीटर्स बढ़ा के। इंड्यूस्ड स्ट्रेस आपका एलॉयबल से बढ़ जाता है तो आपको डायमीटर बढ़ाना रहता है 3 के बाद 3.6, और ये आपको तब तक बढ़ाना है जब तक आप सेफ नहीं हो जाओ, और उसी सेफ डायमीटर को आपको अपने आंसर के रूप में ले लेना है। और इसी का रिवर्स होता है कि पहले ट्रायल में जो भी आपने डायमीटर लिया है उसमें अगर आप सेफ हो जाते हो तो अब की बार डायमीटर को कम करते हुए ट्रायल्स चलाना है और तब तक चलाना है जब तक आप अनसेफ ना हो जाओ, और ठीक उसके पहले वाला सेफ डायमीटर ही आपका आंसर बनेगा। तो ये पूरा समराइज ये दोनों तरफ जा सकता है। तो पहले ट्रायल में अगर आपको अनसेफ मिल जाता है तो उसको सेफ होने तक करना है, और अगर पहली बार में आपको सेफ मिल जाता है तो उसको अनसेफ होने तक करना है ना। तो लेकिन दोनों केस में आपको लेना अपना सेफ डायमीटर ही है। तो इस तरीके से आपको जैसे ये डायमीटर मिल जाएगा ये आपका सॉल्यूशन बन गया। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मीन कॉइल डायमीटर और ये सब चीजें निकालना, ये सब आपको उसी प्रोसेस से आपका चलेगा जैसा आपने करते आए थे। तो इसमें बस आपको ट्रायल एरर मेथड में यही 2 इक्वेशंस बना के आपको इसको सॉल्व करना है ना। तो आपको ये पूरे ट्रायल्स आपको दिख जाएंगे, और ये कहीं डायमीटर्स जो है ये इसको आप नोट कर लेंगे, है ना। ये मैंने शायद नोट्स में भी ये लिखा हुआ है, कहीं ऊपर में आपको दिख जाएगा, है ना। भंडारी की टेक्स्ट बुक में भी इन्हीं डायमीटर्स को यूज किया हुआ है। तो ये डायमीटर्स बस नोट कर लेंगे आप कहीं पर भी, और इसी को ही लेके चलेंगे, क्योंकि वहां पर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे डायमीटर्स दिखेंगे डाटा बुक में, और अगर उसको एक एक आप सॉल्व करना चालू करेंगे तो बहुत आपको टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। तो स्टैंडर्ड इन्हीं डायमीटर्स के बेसिस पे ही हम अपने ट्रायल्स को चलाएंगे। अब इसी के रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसा आपको पेज नंबर आपको मिल रहा है 29 में, एग्जाम्पल 10.1। ए सिंगल प्लेट क्लच विथ 2 पेयर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस, है ना। सिंगल प्लेट क्लच की बात करी है, यहां पर n की वैल्यू नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस 2 है, या इसको हम Z भी बोलते थे कुछ केस में जब हमने क्लच पढ़ा था। ट्रांसमिट 300 न्यूटन मीटर टॉर्क, या टॉर्क की वैल्यू इसको MT बोलते हैं, 300 × 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर है क्योंकि न्यूटन मीटर में दिया है। एट 1500 RPM, यहां पर RPM मिल जाएगा कैपिटल N 1500। द इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ फ्रिक्शन डिस्क आर 170 एंड 270 mm। यहां पर फ्रिक्शन डिस्क की बात हो रही है, कैपिटल D 270 है, स्मॉल d 170 है, विथ म्यू = 0.35।
अगर ये देखेंगे आप कि जितने भी डाटा अभी तक मैंने लिखा है ये सब फ्रिक्शन के लिए जो हमने क्लच पढ़ा था MD1 में, वहीं पर ये यूज होता है फ्रिक्शन क्लचेस में, जिसमें सिंगल प्लेट क्लच का ये एक इक्वेशंस में ये सारे वैल्यूज डाले जाते हैं, जिससे हम टॉर्क का एक इक्वेशन जो बनता है सिंगल प्लेट क्लच का जो टॉर्क का इक्वेशन है उसी को हम यूज करेंगे तो हमके फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। और आगे आपको दिया है द फोर्स इज अप्लाइड बाय 9 स्प्रिंग्स, यहां पर आपको 9 स्प्रिंग्स दिए हुए हैं, ध्यान रखेंगे इसको। और C की वैल्यू आपको 5 है। नंबर ऑफ एक्टिव कॉल्स इज 6, मतलब ये जो कैपिटल N है ये आपको 6 से ध्यान रखेंगे, ये RPM और इस पे और ध्यान रखेंगे, मैंने ये लिख दिया, चलिए इसको स्मॉल n कर देते हैं RPM के लिए। और कैपिटल N नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स होता है जो आपको दिया हुआ 6 है। द स्प्रिंग इज मेड ऑफ पेटेंटेड एंड कोल्ड ड्रॉइंग स्टील वायर्स ऑफ ग्रेड 2, इस बार आपको जो मटेरियल मिला है यह है ग्रेड 2। और टेक टाउ ए इक्वल्स टू 0.3 SUT, ये भी आपको लेने बोला है। अगर नहीं बोला रहता तो हम इसको 0.5 लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स। डिजाइन द स्प्रिंग एंड स्पेसिफाई देयर डायमेंशंस, मतलब हमें वही 7 चीजें निकालनी है, स्मॉल d, कैपिटल D, उसके बाद N नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स NT, ठीक है, और उसके बाद आपका फ्री लेंथ LF, फिर पिच और स्टिफनेस, ये सब चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। तो आपको सबसे पहला है आपका वायर डायमीटर, हम रखेंगे स्मॉल d निकालने के लिए। अब स्मॉल d निकालने के लिए आपको जैसा है कि इक्वेशंस बनाना है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको C की वैल्यू तो मिली हुई है, 2 इक्वेशंस बनेंगे आपके, टाउ और टाउ ए के, तो उसको तो हम ट्रायल से लेंगे, लेकिन टाउ में जो हमको देखेंगे कुछ कुछ चीजें रहती हैं, जैसे वो K की वैल्यू रहती है वो आपको मिल जाएगा C की वैल्यू से, है ना, उसमें C रहता है, इसमें लोड भी रहता है, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं लोड नहीं दिया है। तो सबसे पहले वायर डायमीटर के ही स्टेप में हम इस लोड को कैलकुलेट करेंगे, और इस लोड को कैलकुलेट करने का सिंपल आपको क्लच का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, है ना। और जो हमने ये पढ़ा था MD1 में कि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी हम लगाते हैं, क्लचेस में 2 थ्योरी होती है, एक यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, एक यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, ये 2 थ्योरी के लेकिन मैक्सिमम क्लच डिजाइन होते हैं वो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के बेसिस पे डिजाइन होते हैं। तो उसी को हमको यूज करना है कि हम जो उसका टॉर्क का इक्वेशन है वो MT इक्वल्स टू होता है Z म्यू W बाई 4 कैपिटल D प्लस D। ये नोटेशंस बस आपको अलग अलग दिखेंगे, है ना, बस बाकी चीजें वही रहती हैं, मैंने वहां पर नोटेशन कुछ अलग लिखा है, यहाँ पर आप W ले सकते हैं। ये आपका टॉर्क ऑफ क्लच जितना टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, ये नंबर ऑफ फ्रिक्शन पेयर्स, कि सिंगल प्लेट क्लच में फ्रिक्शन मटेरियल दोनों साइड में लगा है तो 2 पेयर बनेगा, एक साइड में लगा है तो 1 पेयर बनेगा, तो यहाँ पर ये Z की वैल्यू 2 दिया है। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मटेरियल्स है, ये आपको दिया 0.35। W होता है जब आपका क्लच दबता है, क्लच के पीछे स्प्रिंग्स लगे रहते हैं, ये स्प्रिंग्स मिलके जो एक्सियल फोर्स देते हैं उस क्लच को, जिस फोर्स से वो क्लच आपस में कनेक्टेड रहता है, ये वो फोर्स है, एक्सियल फोर्स है जो पूरे क्लच में आ रहा है, ये W वो है। कैपिटल D ये आपका जो फ्रिक्शन डिस्क है उसका आउटर डायमीटर है, स्मॉल d फ्रिक्शन डिस्क का इनर डायमीटर है, और एक नंबर है 4। और यहां पर आपको दिखेगा कि आपको टॉर्क से लेकर सब चीज मिला है, सिर्फ W नहीं मिला है। मतलब अगर आप ये टॉर्क की वैल्यू जो है 310⁻³ Z आपका 2 म्यू 0.35 270 प्लस 170 बाई 4 करेंगे तो यहां से आपको एक्सियल फोर्स ऑन क्लच मिल जाएगा जो कि है W। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि टोटल क्लच में कितना एक्सियल फोर्स आ रहा है, और इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 3896.1 न्यूटन। तो इस तरीके से W के टर्म्स में आपको मिल जाएगा, ये टोटल एक्सियल फोर्स ऑन द क्लच है। लेकिन जब हम स्प्रिंग डिजाइन करते हैं तो हमको स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स चाहिए रहता है, लेकिन इस क्लच में आपको दिख रहा है कि 9 स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, और ये 9 स्प्रिंग्स मिलकर ही इतना फोर्स जनरेट कर रहे हैं, तो हमको हर स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स, मतलब फोर्स ऑन ईच स्प्रिंग हम बोल सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा P, जिसको हम P रखते हैं, दैट इज W बाई 9। तो यहां से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी, जो दिख रहा है यहां पर आ रहा है 432.9 न्यूटन। तो इस तरीके से एक सिंगल लोड वाला इक्वेशन है कि आपको P की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। अब आप उसके साथ ही आपको जो C दिया हुआ है 5 की वैल्यू, इससे K निकाल लेंगे तो 1.3105 K की भी वैल्यू आएगी। तो आप सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे टाउ इक्वल्स टू, मैंने जो बताया था इंड्यूस स्ट्रेस की इक्वेशन, K है ना 8 PC अपॉन पाई d स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा, है ना।
तो इसमें आपको जो टाउ है आप इसकी वैल्यू रखिए, के की वैल्यू 1.3105, पी आपका 432.9 है, सी की वैल्यू 5 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये टाउ की वैल्यू मेरी निकल के आ रही है, एक में बताया था कि नंबर डिवाइड बाई डी स्क्वायर आएगा, तो ये आ रहा है आपका 7 मैंने इसको इक्वेशन 1 और 2 ऐसे करके लिख लिया है ना। तो आप उसको इसके हिसाब से लिख लीजिए, आपका कोई भी इक्वेशन बन सकता है। तो इसको हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। टाउ की जो वैल्यू आ रही है 7223.28 अपॉन डी स्क्वायर। तो इसको मैंने अपने यहां पर इक्वेशन 2 लिखा है ना। तो इससे पहले जो इक्वेशन 1 है वो टाउ ए होगा, जो आपको 0.3 एसयूटी दिया है, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अलाउएबल स्ट्रेस को मैंने पहला इक्वेशन यहां बना लिया है, तो अब इसी हिसाब से चलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये पहला इक्वेशन टाउ ए का है, दूसरा इक्वेशन आपका टाउ का है, इंड्यूस स्ट्रेस का। बस अब आपको यहां पर एक बार एसयूटी की वैल्यू डालनी है, यहां पर डी की वैल्यू डालनी है, और दोनों को आपस में चेक करना है कि दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है, और उसके हिसाब से हम अपने ट्रायल्स को आगे पीछे सेट करेंगे। तो अब इसी में अब हम जाते हैं, अब ट्रायल 1 पे हम जाएंगे। दिख रहा है यहां पर आपको ग्रेड मिला हुआ है, इस बार आपका जो ग्रेड है ग्रेड 2 है, तो आपको टेबल 10.1 की जरूरत पड़ेगी, है ना। और उसमें ग्रेड हम अगर 3M पे जाते हैं तो पेज 10.2 में चले जाएंगे, है ना। तो पहला कॉलम और तीसरे कॉलम को ही आपको देखते हुए चलना है। पहले कॉलम से आपको डायमीटर सेलेक्ट करना है, और तीसरे कॉलम से आपको ग्रेड 2 का ही वो कॉलम है, तो वहां से आपको एसयूटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको दिख रहा है ट्रायल 1 आप लिखेंगे, और आपको पेज नंबर मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम पेज 10.2 फॉर लेट डी इक्वल्स टू, यहां पर ऐसा लिखते हैं हम, लेट डी इक्वल्स टू 3mm, है ना। तो अगर आप 3mm ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको एसयूटी मिल जाएगा। यहां पर दिख रहा है ग्रेड 2 में 1570। अब आपको लिखना पड़ेगा पुटिंग डी इन इक्वेशन, या सबसे पहले एसयूटी का है तो पुटिंग एसयूटी इन इक्वेशन 1, तो यहां से आपको मिलेगा टाउ ए, है ना। मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, वहां पर नोट्स में लिखा है, इसको देख लेंगे। आपको वहां पर एग्जाम में एक एक चीज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो पुटिंग एसयूटी इन इक्वेशन 1 आप करेंगे तो सबसे पहले अलाउएबल स्ट्रेस मिलेगा, जो अभी के केस में आ रहा है 471, और इंड्यूस्ड स्ट्रेस नाउ पुटिंग डायमीटर इन इक्वेशन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 802.59 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको ये दोनों को चेक करना है। तो दिख रहा है कि आप अलाउ कितना कर रहे हो, अलाउएबल स्ट्रेस 471 है, और उसमें लगने वाला स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब टाउ इज ग्रेटर देन टाउ ए, आपका डिजाइन नॉट सेफ है। तो इसका मतलब जब नॉट सेफ होता है तो हम ट्रायल 2 में डायमीटर्स को बढ़ाते हैं। तो अब इस डायमीटर को आपको नेक्स्ट लेना है, जो मैंने बताया था 3.6 है ना, और जिसके करस्पॉन्डिंग एसयूटी फिर से आपको मिलेगा। उसी टेबल से आप देखेंगे कि 3.6 पे कितना दिया है, तो ये आपको मिल जाएगा एसयूटी की वैल्यू 1510, और इसके बेसिस पे फिर से आप टाउ ए निकालेंगे, और फिर टाउ निकालेंगे एसयूटी को और डी को रख के। तो अब की बार आ रहा है 453, और आ रहा है 557.35। तो अभी भी ये टाउ ज्यादा है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रायल में जाएंगे 4 पे, तो वहां पर भी नोन दिख रहा होगा नोट्स में आपको, नॉट सेफ दिखेगा। फिर आप जाएंगे 4.5 में, तो आपको दिखेगा 4.5 में आते ही वो आपका जो टाउ है, अगर मैं यहाँ पर ट्रायल 4 लिख रहा हूँ, ट्रायल 3 मैंने स्किप कर दिया है ना। तो यहाँ पर आपको जो टाउ ए ट्रायल 4 में, जब वहां पर हम 4.5 ले रहे हैं और एसयूटी आ रहा है 1440, तो टाउ ए की वैल्यू आ रही है 432, और इंड्यूस्ड स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है 356.7। और ट्रायल 3 में भी मैं यहां लिख ही देता हूं कि डी इक्वल्स टू 4mm पे जो एसयूटी था, उसके बेसिस पे आपका जो टाउ ए और टाउ आया था, ये आया था 444 और 451.46 इस तरीके से। तो यहां पर 4.5 पे जाके आपको दिख रहा है कि इंड्यूस्ड स्ट्रेस अलाउएबल से कम हो जाता है। इसका मतलब जो हमारा डिजाइन है अब जाके आपका सेफ हुआ है। तो फाइनल हमारा जो डायमीटर बनेगा वो 4.5 मिलीमीटर ही बनेगा। इसको आपको कुछ राउंड ऑफ नहीं करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डायमीटर है जो आपके डाटा बुक में गिवन है। तो इनको जैसे हम जनरली डेसिमल में आता था, हम इसको राउंड ऑफ होल नंबर में कर देते थे, यहाँ पर ये नहीं करेंगे ऐसा। यहाँ पर स्टैंडर्ड डायमीटर जो है इसी को लेते हुए हम चलेंगे। तो हमारा फाइनल डायमीटर आपका दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि जैसे हमने ट्रायल्स चालू किया था हमारा अनसेफ हो गया, तो हमने डायमीटर्स को बढ़ाया।
तो हम आपको 4.5 आपको फाइनली मिल गया है ना। उसके बाद का प्रोसेस आपको दिखेगा कि मीन कॉइल डायमीटर है जो आपको सी मिला है, सी इंटू डी करेंगे तो मीन कॉइल डायमीटर मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स निकालते थे, लेकिन यहां नहीं निकालेंगे। उसका रीजन है कि नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स आपको दिया हुआ है 6, है ना। और अगर ये नहीं दिया रहता तो आपको इसको निकालना पड़ता डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन से, और डिफ्लेक्शन दिया रहता। अब क्योंकि आपको यहां पर कहीं पर भी डिफ्लेक्शन नहीं दिया है, इसलिए उसने डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स की वैल्यू दे दी है। क्योंकि ये बिना डिफ्लेक्शन के निकलता नहीं है। जो डेल्टा इक्वल्स टू 8 PD क्यूब n अपॉन GD⁴, ये डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन यूज करते थे, तब जाके आपका नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स निकलता था। लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं दिया है, इसलिए n दे दिया है, तो हम ये स्टेप हमारा n चला जाएगा। उसके बाद मैंने इसलिए NT निकाला है, जो हमेशा एज्यूम करते हैं स्क्वायर एंड ग्राउंड NT इक्वल्स टू n+2, तो आपका 8 कॉइल्स हो जाता है। उसके बाद आपका फ्री लेंथ, सॉलिड लेंथ, इस टाइप का आपका पिच और स्टिफनेस, ये सब की वैल्यूज आपको दिख जाएंगे निकलते हुए। तो बाकी का प्रोसेस सेम है, सिर्फ डी निकालने का प्रोसेस यहां पर अलग रहेगा। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो आपको दिया हुआ है 10.12 में, वही पेज 31 में। स्प्रिंग बैलेंस हैज हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग। यहां पर स्प्रिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं, है ना। अब जानते हैं इसमें आपको ये एक्सटेंशन स्प्रिंग इसमें लगा रहता है। अब इसके अगर हम डाटा को गौर करें तो आप देखेंगे विथ लेंथ ऑफ स्केल एज 100 mm, स्केल का पूरा लेंथ है वो 100 mm का है। इसका मतलब अगर आप उसमें सबसे मैक्सिमम लोड भी लगा लेंगे तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो 100 mm तक जाएगा। इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपको मिल जाएगा ये 100 mm। डिफ्लेक्शन है वो 100 mm ही है, पूरा टोटल स्केल है। विच इज डिवाइडेड इनटू 50 इक्वल डिविजन्स। वो स्केल 50 भाग में बटा हुआ है, 50 पार्ट्स में बटा हुआ है। ईच डिवीजन इंडिकेट्स 0.5 kg, और हर डिवीजन 0.5 kg का है ना। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बैलेंस इज 25 kg। अगर ये नहीं भी दिया जाता मैक्सिमम कैपेसिटी, तो आप निकाल सकते हैं कि आपका वो पूरा स्केल आपका 50 पार्ट्स में डिवाइड है ना, और हर डिवीजन 0.5 kg सॉल्व कर रहा है। तो टोटल जो वेट है W, ये आ जाएगा 0.5 इंटू 50, तो इसका मतलब ये आएगा 25 kg। मतलब इस स्प्रिंग बैलेंस में आप मैक्सिमम 25 kg तक का वेट इसको आप नाप सकते हैं। सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 इसकी बात, है ना ये। और स्प्रिंग आपको फिर से मिला है कि ऑयल हार्डन एंड टेम्पर्ड स्टील वायर ऑफ ग्रेड SW, यहां पर SW ग्रेड का बना हुआ है। मैंने बताया था एक अच्छा ग्रेड होता है, इंडस्ट्रियल ग्रेड का ये स्प्रिंग है ये। और टाउ ए की वैल्यू आपको 0.5 SUT देने बोला है। डिजाइन द स्प्रिंग, अब यहां पर फिर से डिजाइन करने बोल रहा है, तो एक्सटेंशन स्प्रिंग है, ध्यान रखेंगे ये इस बार एक्सटेंशन स्प्रिंग है। तो इसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमको लिमिटेड डाटा ही निकालना है, स्मॉल डी, कैपिटल डी, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स और टोटल कॉइल्स तक ही निकालते हैं हम। L, LS, LF नहीं निकालते हैं, क्योंकि सारे कॉइल्स उसमें एक्टिव कॉइल्स होते हैं। अब इसके लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको फिर से इक्वेशन बनाना है। तो हमको जो डाटा गिवन है, हमको लोड गिवन है, लेकिन वो केजी के टर्म्स में है। तो हमको सबसे पहले जो आप स्टेप लिखेंगे वायर डायमीटर के लिए, उसमें सबसे पहले इस लोड को कन्वर्ट करेंगे W इंटू G, मतलब 9.81 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 25 इंटू 9.81। तो ये लोड आपका न्यूटन में चेंज होगा, जो कि मेरा आ रहा है 245.25। ये आपका लोड आ जाएगा। उसके बाद आपको C की वैल्यू से आपको K मिल जाएगा, जो आएगा 1.2525, ये भी मिल जाएगा, है ना। पहला इक्वेशन टाउ ए का हम बनाएंगे, जो कि 0.5 SUT है। इसको एज इट इज लिख देंगे 0.5 SUT, ये बन जाएगा इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, K इक्वल्स टू 8PC अपॉन पाई डी स्क्वायर करके सिर्फ D को छोड़ के सारी वैल्यूज रखेंगे, तो ये इक्वेशन मेरा आ रहा है 4693.3 अपॉन डी स्क्वायर। इस तरीके से इसका आ जाएगा इक्वेशन 2। अब हम चालू करेंगे ट्रायल 1। फिर से आप लेंगे D इक्वल्स टू 3 mm। या नोट्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखेगा, मैंने स्टेप को थोड़ा सा आगे पीछे लिख लिया था। आप देखेंगे कि पहला ट्रायल 3 लिखा हुआ है, फिर ट्रायल 2 लिखा है, उसके नीचे ट्रायल 1 लिखा हुआ है। ये नोट्स में थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपको हमेशा ट्रायल 1 से स्टार्ट करना है। ये लिखते वक्त थोड़ा सा मेरे कंफ्यूजन हो गया था, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। आप हमेशा 3 mm से स्टार्ट करिए, कि आपको दिख रहा है 3 mm पे, जिसका SW ग्रेड है इस बार। तो SW आपको पेज 10.3 में मिलेगा, जिसका SUT का वैल्यू है 1620, सॉरी SUT का वैल्यू है इसका 1520। ध्यान रखेंगे, मैं ट्रायल 1 की बात कर रहा हूं, जो हमेशा हम 3 mm से स्टार्ट करते हैं।
इसके बेसिस पे जो आपका ये टाउ और टाउ ए की वैल्यू आएगी, है ना। एसयूटी का आपको इक्वेशन 1 में रखना है, डी को आपको इक्वेशन 2 में रखना है। तो इससे आपको मिल रहा है टाउ ए की वैल्यू, मैं ऊपर लिख लेता हूं इसको, इक्वेशन 1 टाउ ए आपको मिल रहा है 760 और इंड्यूस्ड स्ट्रेस मिल रहा है 521.48। अब अगर इसको आप ऑब्जर्व करें तो दिख रहा है अलाउएबल स्ट्रेस है 760 और इंड्यूस्ड स्ट्रेस आ रहा है 521। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस है अलाउएबल से बहुत कम आ रहा है। तो अब हमको यहां पर अपने डायमीटर को कम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ट्रायल 2 में हम ये जो डायमीटर है डी, इसको लेंगे जो नेक्स्ट मैंने लिखा था 2.5 mm, है ना, और इसमें करस्पॉन्डिंग इसका एसयूटी देख लेंगे जो कि अब 2.5 पे दे रहा है 1570। इसके बेसिस पे फिर से आप टाउ ए और टाउ निकालेंगे। जो मेरा अभी आ रहा है टाउ ए आ रहा है आपका 785 और इंड्यूस्ड स्ट्रेस आ रहा है 750.93। अभी भी ये थोड़ा सा कमी है इंड्यूस्ड स्ट्रेस और अभी भी ये डिजाइन सेफ है ना। मेरा 2.5 मिलीमीटर में भी सेफ है, 3 में भी सेफ है। हम ऐसा लिखते हैं कि सिंस टाउ इज लेस देन टाउ ए डिजाइन इज सेफ। तो फिर से हम जाएंगे ट्रायल 3 में जिसमें हम डी को और कम करेंगे 2.0, जिसका करस्पॉन्डिंग एसयूटी भी अभी भी 1 आ रहा है 1620। और इससे जब आप टाउ ए निकालेंगे तो ये टाउ ए की वैल्यू आ रही है 810 और टाउ इंड्यूस्ड स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है 1173.33। तो यहां से आपको दिख रहा है अब आपका इंड्यूस्ड स्ट्रेस अलाउएबल से बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब डिजाइन इज नॉट सेफ। तो हम जब रिवर्स में चलते हैं और रिवर्स को अगर पहली बार में सेफ आ जाता है तो हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक अनसेफ ना हो जाए और उससे ठीक पहले वाला सेफ डायमीटर रख लेते हैं। तो उससे ठीक पहले वाला सेफ डायमीटर आपका 2.5 है, दिख रहा है यहां पर सेफ आया था। तो हमारा फाइनल डायमीटर ही बनेगा 2.5 मिलीमीटर। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम कैपिटल डी निकाल लेंगे जो कि C इंटू डी है, वो आ जाएगा आपका 15 mm। थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स आपको डिफ्लेक्शन मिला हुआ है, ये सिंगल लोड क्वेश्चन है जो कि होता है 8pd³ n (gd⁴) g आपका होता है 81370। लोड आपको मिला हुआ है 245.25, कैपिटल डी मिल गया 15, डेल्टा आपको दिया हुआ 100 mm। इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एन की वैल्यू निकल के आती है जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आता है 48 कॉइल्स। और फोर्थ स्टेप में हम एंटी लेंगे और एंटी हमेशा एक्सटेंशन स्प्रिंग में इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स होता है, तो एंटी इक्वल्स टू एन भी हो जाएगा आपका 48 कॉइल्स। तो इस तरीके से ये एक एक्सटेंशन स्प्रिंग का भी केस सॉल्व हो गया। तो आज हमने दो न्यूमेरिकल्स देखा, एक आपका फॉरवर्ड ट्रायल था, एक आपका बैकवर्ड ट्रायल था। तो इस तरीके से आपने दोनों इक्वेशंस देखे कि आपको कैसे ट्रायल चलाना है और वहां से आपको स्टैंडर्ड डायमीटर सेलेक्ट करना है। बस ध्यान रखें कि इन डायमीटर्स को आपको राउंड ऑफ नहीं करना है, ये स्टैंडर्ड डाटा बुक से लिए हुए डायमीटर्स हैं। तो इन्हीं को रखते हुए जो लास्ट में वैल्यू आएगी इन्हीं को ही आपको आगे इसको सॉल्व करने के लिए यूज करना है। तो इस तरीके से आपको ये सब मिल जाएगा। इसके बाद आपको अनसॉल्व्ड के आपको दिखेंगे पेज 33 से, अनसॉल्व्ड के जो पहले सिंपल केस हैं उसके आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे, है ना, आगे जाके। और ये 10.4 वाला आप देख लेंगे, अनसॉल्व्ड का 10.4 जो पेज 35 में दिया है, ये वही है रेलवे वैगन वाला जो हमने किया था लास्ट लेक्चर में, है ना, जिसमें आपको एनर्जीज को इक्वेट करना पड़ता है। एक ये कोई अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो सिंपल केस थे ये 10.6 तक, अनसॉल्व्ड के 10.1 से लेकर 10.6 तक आपको सिंपल केस मिलेंगे जिसमें आपको एसयूटी की वैल्यू गिवन रहती है। इसके बाद जो ट्रायल और एरर प्रोसीजर के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जो अनसॉल्व्ड का 10.7 और 10.8 दिख रहा है, ये दो आपको जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, है ना, ये आपके अनसॉल्व्ड के, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये उसी तरीके से एक क्लच वाला ही क्वेश्चन है, इसको डायमीटर निकालना है ना, और ऐसी ट्रायल चलाने, इनको आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये दोनों मैंने आपको केस बता दिया बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रायल का। तो इसी को आप प्रैक्टिस करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि ये तभी यूज हो पाता है, ये ट्रायल एरर मेथड कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा। आपको ये अपने हिसाब से जज करना है कि क्वेश्चन में अगर एसयूटी की वैल्यू गिवन नहीं है तो मटेरियल गिवन होगा, और अगर मटेरियल भी गिवन नहीं है तो मटेरियल आपको एज्यूम करना पड़ेगा, और उसके बाद आप ये ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर से ही अपना वायर डायमीटर निकाल पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।